हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू दृष्टि। सभी भावी शिक्षक गणों का स्वागत है आपके अपने ही प्लेटफॉर्म दृष्टि पर। ठीक है, आज जो है वो अधिगम को लेकर के अपनी तीसरी क्लास है भाई। ठीक है, दो क्लासें अपनी हो चुकी है। ठीक है, आज जो है वो आज की जो क्लास है वो अधिगम के लिए एक रामबाण क्लास है। ठीक है, आज की क्लास के अंदर मुख्य रूप से बात करेंगे जीन पियाजे को लेकर के, और जीन पियाजे से आप 10 क्वेश्चन जो है वो फिक्स मान के चलिए। ठीक है, भले ही आप रीट पात्रता दोगे, भले ही आप तो जो है वो मुख्य परीक्षा दोगे। ठीक है, जीन प्याजे से साथियों सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है ना वो अपने जीन प्याजे से पूछे जाएंगे। मैं आपको एक एक क्वेश्चन जो है वो अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, इस क्लास को देखने के बाद में आपका जीन प्याजे का एक भी क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं जाएगा। ठीक है, लेकिन शर्त यह है कि आपको आराम से धैर्य के साथ में प्रत्येक क्वेश्चन को देखना पड़ेगा। ठीक है, करते हैं शुरुआत। और देखो आज की क्लास का अपना भाई पहला क्वेश्चन। ठीक है साथियों, पहला क्वेश्चन है कि समीपता अनुबंधन का ठीक है सिद्धांत जो है ये किसने दिया है। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, समीपता अनुबंधन के सिद्धांत की बात करें, ठीक है, तो इसके प्रतिपादक कौन है। ठीक है, सबसे पहले साथियों सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे थॉर्नडाइक की। ठीक है, सबसे पहले किसकी बात करेंगे भाई, सबसे पहले देखो थॉर्नडाइक की बात करते हैं। ठीक है, थॉर्नडाइक को लेकर के हमने कल बात की थी कि थॉर्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया है। ठीक है, थॉर्नडाइक का सिद्धांत है प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। ठीक है, त्रुटि का सिद्धांत। अब आपसे क्वेश्चन सीधा पूछा जाएगा, ठीक है, कि निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत दिया है। ठीक है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ट्रायल और एरर थ्योरी। ठीक है, किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने। सीधी सी बात है, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत जब भी आपसे पूछे तो करना है थॉर्नडाइक। ठीक है, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। ठीक है, प्रतिपादक कौन है, थॉर्नडाइक। ठीक है, अब देखो अगला जो सिद्धांत है साथियों, यहां पे बात करें किसकी, आईपी पावलो की। ठीक है, थॉर्नडाइक ने किसके ऊपर प्रयोग किया था, बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया। ठीक है, हम बात करें आईपी पावलो की, तो आईपी पावलो ने जो सिद्धांत दिया उसका नाम है अनुकूलित अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। ठीक है, अनुकूलित अनुक्रिया का जो सिद्धांत है, अनुकूलित अनुक्रिया का जो सिद्धांत है, इसके प्रतिपादक हो जाएंगे आईपी पावलो। ठीक है, किस पे प्रयोग किया, कुत्ते के ऊपर। ठीक है, तो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, या फिर इसी का नाम है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, या फिर इसी को बोलते हैं क्लासिकल थ्योरी। ठीक है, नाम कोई भी आ सकता है, क्योंकि प्रत्येक सिद्धांत के आप देखोगे तो 4 से 5 जो है वो अन्य नाम जरूर है। ठीक है, तो आपको प्रत्येक अन्य नाम को याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। ठीक है, प्रतिपादक कौन है, प्रतिपादक है अपने आईपी पावलो। ठीक है, किस पे प्रयोग किया, कुत्ते के ऊपर। कल की क्लास के अंदर हमने एक एक चीज को जो है वो अच्छे से समझा था। ठीक है, उसके बाद में अब देखो भाई बी एफ स्किनर। ठीक है साथियों, बी एफ स्किनर की बात पे, ठीक है, तो इन्होंने कौन सा सिद्धांत यानी कि कौन सी थ्योरी जो है वो बी एफ स्किनर ने दी है। तो बी एफ स्किनर का जो सिद्धांत है उसका नाम है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, कौन सा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन सीधा पूछे कि भाई क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो सिद्धांत है ये किसने दिया है, तो अपने किसने दिया है, बी एफ स्किनर ने। ठीक है, थॉर्नडाइक का कौन सा है, प्रयास और त्रुटि का। ठीक है, आईपी पावलो का कौन सा है, तो आईपी पावलो का अनुकूलित अनुक्रिया का। ठीक है, ये जो तीनों मनोवैज्ञानिक है साथियों, ये जो तीनों मनोवैज्ञानिक है ये किसको महत्वपूर्ण मानते हैं, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है कि ये जो तीनों मनोवैज्ञानिक है इसके साथ में देखो एक चीज और है ना, सी एल हल का जो पुनर्बलन का सिद्धांत। ठीक है, तो ये जो तीनों मनोवैज्ञानिक है साथियों ये महत्वपूर्ण मानते हैं किसको, पुनर्बलन को। ठीक है, किसको महत्वपूर्ण मानते हैं, पुनर्बलन को महत्वपूर्ण मानते हैं। ठीक है, अब देखो समीपता अनुबंधन के सिद्धांत की बात करें, ठीक है, तो ये दिया है किसने, ये दिया है एडविन गुथरी ने। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल यहां पे सही हो जाएगा, समीपता अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, इसके प्रतिपादक हो जाएंगे एडविन गुथरी। अब देखो भाई थॉर्नडाइक भी व्यवहारवादी संतक है। ठीक है, आईपी पावलो, बी एफ स्किनर, एडविन गुथरी, ये सभी जो मनोवैज्ञानिक हैं ये साथियों व्यवहारवादी ही हैं। ठीक है, इनकी एक ही विचारधारा है व्यवहारवादी। ठीक है, ये व्यवहार को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं। लेकिन अब देखो थॉर्नडाइक, आईबी पावलो और बी एफ स्किनर ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं किसको, ये महत्वपूर्ण मानते हैं किसको, पुनर्बलन को। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण किसको मानते हैं, पुनर्बलन को महत्वपूर्ण मानते हैं। जबकि
एडविन गुथरी को लेकर के एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि एडविन गुथरी जो है ये साथियों समीपता को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे सीधा पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन से मनोवैज्ञानिक जो है ये पुनर्बलन को महत्वपूर्ण नहीं मानते, या फिर किन वैज्ञानिक ने जो है वो पुनर्बलन को नकार दिया है। ध्यान रहे, एडविन गुथरी, ठीक है। सिद्धांत कौन सा है? सिद्धांत अपने है समीपता अनुबंधन का सिद्धांत। साथियों सिद्धांत कौन सा है? सिद्धांत है समीपता अनुबंधन का सिद्धांत। किसने दिया है? एडविन गुथरी ने। किसको महत्वपूर्ण मानते हैं? समीपता को, ठीक है। पुनर्बलन के ऊपर जो है वो जोर बिल्कुल भी नहीं दिया इन्होंने, जो है वो पुनर्बलन को महत्वपूर्ण नहीं माना है। क्वेश्चन आपसे सीधा पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन से मनोवैज्ञानिक ऐसे हैं जो पुनर्बलन को महत्वपूर्ण नहीं मानते? कौन है? एडविन गुथरी, ठीक है। सिद्धांत कौन सा? समीपता अनुबंधन का सिद्धांत, ठीक है। किसको महत्वपूर्ण माना है? समीपता को, ठीक है। अब देखो पुनर्बलन क्या होता है। साथियों पुनर्बलन की बात करें तो पुनर्बलन का मतलब होता है किसी भी क्रिया को करने के बाद में अगर कोई पुनर्बलन देते हैं तो उसकी जो अनुक्रिया है ना उसके अंदर बढ़ोतरी हो जाती है। किसी भी अनुक्रिया का बढ़ना उसको कहते हैं पुनर्बलन। साथियों पुनर्बलन का एक उदाहरण देके समझते हैं, ठीक है। जैसे एक जो बच्चा है वो क्लास के अंदर क्या करता है? टॉप करता है। माना कि एक जो बच्चा है वो क्लास के अंदर टॉप किया, ठीक है। उसको जो है वो पुनर्बलन के रूप में 500 रुपए की जो राशि है वो प्रोत्साहित की गई, ठीक है। उसको पुनर्बलन दिया गया कितने रुपए का? 500 रुपए की राशि, ठीक है। अब देखो, अब जब बच्चा जो है वो जब अगली क्लास के अंदर जाएगा, जब बच्चा अगली क्लास के अंदर जाएगा तो वो जो है वो उसी हिसाब से तैयारी करेगा कि मुझे अगली क्लास के अंदर भी टॉप करना है, ठीक है। कारण क्या है? उसका पुनर्बलन। किसी भी क्रिया को करने के बाद में जब उसको पुनर्बलन दिया जाता है तो अनुक्रिया की जो अनुक्रिया होती है उसके अंदर बढ़ोतरी हो जाती है, उसको बोलते हैं पुनर्बलन, ठीक है। सीधा सा मतलब है। समीपता का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? एडविन गुथरी जो है ना ये समीपता को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। समीपता का सीधा सा मतलब है कि एक परिस्थिति के अंदर किया गया व्यवहार, एक परिस्थिति के अंदर जो हम व्यवहार करते हैं जब हमारे सामने दूसरी बार वैसी परिस्थिति आ जाती है तो उसके प्रति भी हम वही व्यवहार करते हैं, उसको बोलते हैं समीपता, ठीक है। सीधा सा मतलब है। थॉर्नडाइक, आईवी पावलोव और बीएफ स्किनर किसको महत्वपूर्ण मानते हैं? पुनर्बलन को, ठीक है। और एडविन गुथरी किसको महत्वपूर्ण मानते हैं? ये मानते हैं समीपता को, ठीक है। कौन सा सिद्धांत? अपना समीपता अनुबंधन का सिद्धांत, ठीक है। उम्मीद करता हूं यह से आपसे ये चीजें जो है वो समझ में आ गई होगी, ठीक है। बढ़े आगे, देखो अगला क्वेश्चन, ठीक है। उससे पहले एक बार जो है वो इन चीजों को फिर से समझने का प्रयास करते हैं कि आपको एडविन गुथरी को लेकर के कौन कौन सी बातें जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहली चीज सबसे पहली चीज यह कि एडविन गुथरी ने कौन सा सिद्धांत दिया? तो यह समीपता अनुबंधन का सिद्धांत, ठीक है। समीपता अनुबंधन का सिद्धांत। अब देखो भाई एडविन गुथरी सिद्धांत कौन सा हो गया? समीपता अनुबंधन का सिद्धांत, ठीक है। ये कहाँ के हैं? तो एडविन गुथरी जो है ये एक अमेरिका की मनोवैज्ञानिक है, ठीक है। एडविन गुथरी जो है ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक है, ठीक है। ये जो है वो समीपता अनुबंधन का सिद्धांत दिया है, ठीक है। और ये जो है वो पुनर्बलन को महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं, पुनर्बलन को महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं। निम्नलिखित में से कौन से मनोवैज्ञानिक ऐसे हैं जो पुनर्बलन को महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं? ध्यान रहे कौन से हैं? अपने एडविन गुथरी। किसको महत्वपूर्ण माना है? समीपता को महत्वपूर्ण माना है, ठीक है। एडविन गुथरी ने समीपता को महत्वपूर्ण माना है, ठीक है। और इसको जो है इस सिद्धांत को साथियों एकल प्रयास का सिद्धांत भी कहते हैं। एकल प्रयास का सिद्धांत भी कहा जाता है। कौन से सिद्धांत को? अपने समीपता जो अनुबंधन का सिद्धांत है इसको जो है वो एकल प्रयास का सिद्धांत भी कहा जाता है। अब एकल प्रयास का सिद्धांत जो है वो क्यों कहा जाता है इस सिद्धांत को? ठीक है, देखो एडविन गुथरी ने हॉटन के साथ में मिलकर बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया। ठीक है, इस बिल्ली को जो है वो एक बॉक्स के अंदर बैठाया गया और ये जो है वो बीच में है लोहे की सड़। ठीक है, और यहाँ पे बैठी है बिल्ली। ठीक है, बिल्ली बैठी है। अब बिल्ली ने क्या किया? एडविन गुथरी ये मानते हैं कि कोई भी चीज को सीखना जो है वो एक ही प्रयास के अंदर हम चीज को सीख जाते हैं। ठीक है, ये बिल्ली जो है वो जैसे ही अपना मुंह जो है वो सड़ को टच करती है तो ये दरवाजा जो है वो खुल जाता है। ठीक है, सबसे पहले बिल्ली ने कौन सा अंग जो है वो टच इस सड़ को लगाया? तो अपना मुंह। ठीक है, जब दूसरी बार इस बिल्ली को इस पिंजरे के अंदर बंद किया तो बिल्ली ने सबसे पहले जो है वो अपना मुंह जो है वो इस सड़ को टच किया, यानी कि पहली बार के अंदर जो बिल्ली है वो सीख गई कि ये दरवाजा जो है वो ऐसे खुलेगा। अगर पहली बार बिल्ली जो है वो अपने पूंछ का टच के करती तो दूसरी बार
इसी परिस्थिति के अंदर जब बिल्ली को लाया जाता तो बिल्ली जो है वो दूसरी बार इस शर्ट के अंदर पूंछ जो है वो टच करती। यानी कि एडविन गुथरी कहते हैं कि कोई भी चीज को हम सीख रहे हैं तो एकल प्रयास यानी कि पहले ही प्रयास के अंदर जो है वो उस चीज को हम सीख जाते हैं। इसको जो है इसलिए इसको एकल प्रयास का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, किसको बेहतर माना है? समीपता को। कहाँ के हैं? अमेरिका के। कौन सा सिद्धांत? समीपता अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, किसको महत्वपूर्ण नहीं माना है? पुनर्बंध को महत्वपूर्ण नहीं माना। ठीक है, इतनी बातें आपको एडविन गुथरी को लेकर जो है वो याद में रखनी है। ठीक है, बढ़े आगे। देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बच्चा जो है वो अच्छा क्वेश्चन है। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने पुनर्बंध को महत्वपूर्ण नहीं माना है? मैंने आपको बताया कि पुनर्बंध को महत्वपूर्ण नहीं मानने वाले जो मनोवैज्ञानिक है उनका नाम है एडविन गुथरी। एडविन गुथरी ने पुनर्बंध को महत्वपूर्ण नहीं माना है। एडविन गुथरी जो है ये महत्वपूर्ण मानते हैं समीपता को। एडविन गुथरी जो है ये समीपता को महत्वपूर्ण मानते हैं, पुनर्बंध को महत्वपूर्ण नहीं माना है। तो इस क्वेश्चन का आपका डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। बाकी थॉर्नडाइक हो गए, बी.एफ. स्किनर हो गए, आई.पी. पावलो हो गए और इसके साथ में बी.एफ. स्किनर, थॉर्नडाइक, आई.पी. पावलो और सी.एल. हल, ये जो सभी मनोवैज्ञानिक हैं ये महत्वपूर्ण मानते हैं किसको? पुनर्बंध को। लेकिन एडविन गुथरी को किसने? एडविन गुथरी जो है ये समीपता को महत्वपूर्ण मानते हैं, न कि पुनर्बंध को। ठीक है, बढ़े आगे। देखो अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है कि किस विधि का प्रतिपादन एडविन गुथरी ने नहीं किया है? ये अध्यक्ष ने किस विधि का प्रतिपादन जो है वो एडविन गुथरी ने नहीं किया। ठीक है, एडविन गुथरी ने बुरी आदतों को, ठीक है, बुरी जो आदतें हैं उनको छुड़वाने के लिए, ठीक है, बुरी आदतों को छुड़वाने के लिए 3 प्रकार की विधियां बताई है। ठीक है, तो इनमें से कौन सी विधि का प्रतिपादन एडविन गुथरी ने नहीं किया है? ऑप्शन ए देखो, सीमा विधि। सीमा विधि जो है इसका दूसरा एक और नाम है और इसको बोलते हैं देहली विधि। सीमा विधि को देहली विधि भी कहा जाता है। ठीक है, तो सीमा विधि, दूसरी विधि है थकान विधि, तीसरी विधि है परस्पर विरोधी उद्दीपन विधि और चौथी जो है आकस्मिक। साथियों यहाँ पे आकस्मिक की बात करें तो आकस्मिक विधि का प्रतिपादन जो है ये एडविन गुथरी ने नहीं किया। ठीक है, एडविन गुथरी ने बुरी आदतों को दूर करने के लिए 3 प्रकार की विधियां बताई। ठीक है, पहली कौन सी विधि है? सीमा विधि या फिर देहली विधि। ठीक है, दूसरी है थकान विधि, तीसरी विधि है परस्पर विरोधी उद्दीपन की विधि। ठीक है, अब तीनों को समझना। तीनों जो सीमा जो अपनी विधियां हैं वो क्या कहती हैं? सबसे पहली जो विधि है वो है सीमा विधि या फिर देहली विधि। ठीक है, इसका प्रयोग हम करते हैं एक घोड़े के ऊपर। ठीक है, एक घोड़ा है, ठीक है, उस घोड़े को जो अपनी पीठ के ऊपर किसी को भी बैठाने की आदत नहीं है। ठीक है, सीमा विधि या देहली विधि में हम घोड़े के ऊपर प्रयोग करते हैं। घोड़ा जो है इसके घोड़ा जो है वो अपनी पीठ के ऊपर किसी को भी बैठाने की आदत जो है वो उस घोड़े को नहीं है। जब पहली बार सीधा ही व्यक्ति जो है वो इस घोड़े की पीठ के ऊपर बैठा है तो उस व्यक्ति को जो है वो इस घोड़े के द्वारा गिरा दिया जाता है। अब सीधी सी बात है भाई, उसको बैठाने की आदत नहीं है तो वो गिराएगा। ठीक है, उसने जो है वो गिरा दिया। उसके बाद में धीरे धीरे पहली बार के अंदर जो है वो इस घोड़े की पीठ के ऊपर एक कंबल रखा इस प्रकार का। ठीक है, तो उस कंबल को उस घोड़े ने जो है वो नहीं गिराया। उसके बाद में फिर उसकी पीठ के ऊपर दूसरा कंबल रखा, इसी प्रकार से उसकी पीठ के ऊपर तीसरा कंबल रखा। अब जो है वो इस घोड़े को, ठीक है, अब इस घोड़े को जो है आदत हो गई है। अब अगर व्यक्ति जो है वो इस घोड़े की पीठ के ऊपर बैठेगा तो उसका घोड़े के अंदर का जो उद्दीपक है वो शांत हो जाएगा। इसको बोलते हैं हम सीमा विधि या फिर थकान विधि, सीमा विधि या फिर देहली विधि। ठीक है, धीरे धीरे चीजों की जो है वो आदत पड़ जाना तो वो होती है सीमा विधि या फिर देहली विधि। ठीक है, उसके बाद में थकान विधि की बात करें। ठीक है, थकान विधि जो है वो क्या कहती है? माना कि बालक एक जो है वो घर के अंदर एक बालक है, ठीक है, और वो क्या कर रहा है, वो जो माचिस होती है ना उसके अंदर से तीलियां निकालता है और उसको जला रहा है। ठीक है, एक एक तीली को निकाल रहा है, ठीक है, और उसको जला रहा है। उसकी जो अम्मा है, ठीक है, वो उसको मना करती है या फिर घर का जो कोई भी सदस्य है वो उसको मना करता है इस चीज के लिए कि भाई जो तू है इस तीलियों को बाहर मत निकाल और जला मत। ठीक है, लेकिन वो बच्चा जो है वो मानता नहीं है। फिर एक दिन जो है वो उसके सामने इतने सारे उस माचिसों के जो पैकेट हैं वो रख दिए जाते हैं और उसको कहा जाता है कि अब तू जो है वो इसको जला। ठीक है, बच्चा बड़ा खुश होता है। ठीक है, कि आज तो जो है वो मौका मिला हुआ है। ये जो है बच्चा जो है वो उन तीलियों को जलाते जलाते एकदम से थक जाता है और अंतिम के अंदर एक पैकेट जलाया, 2 पैकेट जलाया, 3 जलाया, क्योंकि 10 रख दिए। ठीक है, तीसरे या चौथे पैकेट जलाते 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 वो बच्चा जो है वो पूरी तरह से थक जाता है और उस आदत को हमेशा के लिए छोड़ देता है। ठीक है, इसलिए मैंने कहा है कि एडविन गुथरी ने बुरी आदत को
छोड़ने के लिए 3 विधियां बताइए। ठीक है, तो उस आदत को, उस तीलियों को जलाने की जो आदत है उसको हमेशा के लिए छोड़ देता है, उसको हम बोलते हैं ये थकान विधि। ठीक है, तीसरी विधि है परस्पर विरोधी उद्दीपन विधि। तो ये 3 विधियां जो है वो एडविन गुथ्री ने बताई है। आपको प्रत्येक विधि को अच्छे से जो है वो ध्यान में रखना है। ठीक है, बढ़े आगे। देखो अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से, ठीक है, कौन से मनोवैज्ञानिक जो है ये व्यवहारवादी नहीं है। अच्छा सुने, निम्नलिखित में से कौन से मनोवैज्ञानिक जो है ये व्यवहारवादी नहीं है। ऑप्शन ए देखो, सीएल हल। सीएल हल ने एक सिद्धांत दिया है और उसका नाम है पुनर्बलन का सिद्धांत। ठीक है, कौन सा सिद्धांत? पुनर्बलन का सिद्धांत। ठीक है, प्रतिपादक कौन है? सीएल हल। उसके बाद में यहां पे बात करें किसकी? एडविन गुथ्री। तो एडविन गुथ्री का जो सिद्धांत है साथियों, एडविन गुथ्री का सिद्धांत कौन सा? समीपता अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, समीपता अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, इसके प्रतिपादक कौन है? इसके प्रतिपादक है एडविन गुथ्री। उसके बाद में बीएफ स्किनर की बात करें कि बीएफ स्किनर का सिद्धांत है कौन सा? बीएफ स्किनर दिया है क्रिया प्रसूता अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, क्रिया प्रसूता अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, इसके प्रतिपादक कौन है? अपने बीएफ स्किनर। लेकिन साथियों यहाँ पे जीन पियाजे की बात करें तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है और ये जो है वो व्यवहारवादी नहीं है, ये जो है वो कैसे हैं? ये है संज्ञानवादी। संज्ञानवादी। अब देखो, सीएल हल पुनर्बलन का सिद्धांत व्यवहारवादी है। ठीक है, एडविन गुथ्री समीपता अनुबंधन का सिद्धांत, ये भी व्यवहारवादी है। ठीक है, बीएफ स्किनर व्यवहारवादी है, क्रिया प्रसूता अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, इसके साथ में याद रखना थॉर्नडाइक जो है ये भी व्यवहारवादी है। थॉर्नडाइक, ठीक है, थॉर्नडाइक भी व्यवहारवादी है। लेकिन जीन पियाजे की बात करें तो जीन पियाजे जो है ये एक संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, कैसे हैं? संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक। जीन पियाजे को लेकर के एक एक चीज जो है वो अच्छे से क्लियर करेंगे आगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जो है इसके प्रतिपादक कौन है? तो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत इसके प्रतिपादक हो जाएगा कौन है? अपने जीन पियाजे। ठीक है, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है, कितनी अवस्थाएं बताइए? जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की कुल जो है वो 4 अवस्थाएं बताई हैं और एक एक सिद्धांत, सॉरी, एक एक जो अवस्था है उसका टाइम पीरियड यानी कि कब से कब तक है और प्रत्येक अवस्था की क्या क्या विशेषताएं हैं, सभी की चर्चा जो है वो आगे जो है वो करेंगे। आप जो है वो क्लास के अंदर बने रहे। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की कितनी अवस्थाएं बताई? तो मैंने आपको बताया था कि जीन पियाजे की बात करें तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की 4 अवस्थाएं बताई। ठीक है, कितनी अवस्थाएं? 4। पहली जो अवस्था है, ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 अवस्थाएं। पहली जो अवस्था है वो है संवेदी पेशीय अवस्था। ठीक है, पहली अवस्था संवेदी पेशीय अवस्था। ठीक है, दूसरी अवस्था की बात करें तो वो हो जाएगी प्राक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, कौन सी? प्राक संक्रियात्मक अवस्था, ये होगी दूसरी। पहली संवेदी पेशीय अवस्था या फिर इसको बोलते हैं संवेदी गामक अवस्था। ठीक है, दूसरी अवस्था है प्राक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, और चौथी जो अवस्था है, ठीक है साथियों, चौथी जो अवस्था है इसका नाम है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, चौथी जो अवस्था है इसका नाम क्या है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो जीन पियाजे सबसे पहले संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो वो है जीन पियाजे। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है वो दिया जीन पियाजे ने। ठीक है, कितनी अवस्थाएं बताई है? कुल जो है वो 4 अवस्थाएं बताई। कौन कौन सी? पहली जो अवस्था है वो है संवेदी पेशीय अवस्था। ठीक है, दूसरी जो अवस्था है वो है प्राक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तीसरी जो अवस्था है वो है साथियों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथी अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। चारों अवस्थाएं और उसका टाइम पीरियड यानी कि कब से कब तक है, अच्छे से रट लेना। बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं इन अवस्थाओं को लेकर के।
ठीक है, चलिए आगे चर्चा करेंगे। अगला क्वेश्चन भाई, अगला प्रश्न कह रहा कि जीन पियाजे के अनुसार वस्तु स्थायित्व के गुण का विकास जो है ये किस अवस्था के अंदर होता है। जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, अवस्थाएं कितनी, 4 अवस्थाएं। चारों अवस्थाएं जो है वो आपके सामने लिखी हुई है। ठीक है, सबसे पहली जो अवस्था है वो है संवेद पेशीय अवस्था, या फिर पेशीय की जगह लिखा हुआ आएगा गामक अवस्था। ठीक है, ये होती है 0 से लेकर के 2 वर्ष तक। ये जो अवस्थाएं हैं वो होती है 0 से लेकर के 2 वर्ष तक। उसके बाद में दूसरी अवस्था है प्राक संक्रियात्मक अवस्था। ये जो अवस्थाएं हैं ये होती है 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक। ठीक है, उसके बाद में तीसरी जो अवस्था है वो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तीसरी अवस्था की बात करें तो ये हो जाएगी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और इसका जो टाइम पीरियड है वो है 7 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक। ठीक है, उसके बाद में चौथी जो अवस्था है वो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, और ये होती है 11 वर्ष से लेकर के आगे वयस्क अवस्था तक। ठीक है, जीन पियाजे कौन सा सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। कितनी अवस्थाएं, 4 अवस्थाएं। ठीक है, पहली अवस्था संवेद पेशीय अवस्था, टाइम पीरियड की बात करें तो हो जाएगा 0 से लेकर के 2 वर्ष तक। ठीक है, पहली अवस्था संवेद पेशीय अवस्था। ठीक है, कौन सी, संवेद पेशीय। टाइम पीरियड पूछें तो करना है कब से कब तक, अपने 0 से लेकर के 2 वर्ष तक। ठीक है, अगली अवस्था है प्राक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, कौन सी है, प्राक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, ये जो अवस्था है ये है 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक। ठीक है, तीसरी अवस्था की बात करें तो वो हो जाएगी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तीसरी अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और ये होती है 7 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक। उसके बाद में चौथी जो अवस्था है वो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, और ये होती है 11 वर्ष से लेकर के आगे वयस्क अवस्था तक। ठीक है, अति इंपॉर्टेंट है, अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब देखो जीन पियाजे की कौन सी अवस्था के अंदर वस्तु स्थायित्व का भाव जो है वो पाया जाता है। वस्तु स्थायित्व, साथियों वस्तु स्थायित्व को समझना कि वस्तु स्थायित्व जो है वो कहते किसको है। ठीक है, जब छोटे बालक को अपना मोबाइल फोन जो है वो हाथ में लग जाता है कभी कभार। ठीक है, छोटे बच्चे जो हैं वो अपना मोबाइल फोन लेते हैं। ठीक है, अगर हम जैसे क्या करते हैं, उसको मोबाइल फोन जो है वो वापस लेने के लिए, उस मोबाइल को वापस लेने के लिए क्या करते हैं कि झट से उसके पास से जो है वो मोबाइल छीनते हैं, और उस बच्चे को कहते हैं कि देख वो पक्षी उड़ रहा है, और वो जो है वो मोबाइल लेके भाग गया। ठीक है, बच्चा जो है वो इस चीज को सही मान लेता है कि हाँ जो जो वो पक्षी उड़ रहा है वो इस मोबाइल फोन को लेकर भाग गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं वस्तु स्थायित्व। ठीक है, अब ये जो गुण पाया जाता है ये है संवेदी पेशीय अवस्था के अंदर, यानी कि जब बालक 0 से लेकर के 2 वर्ष तक होता है ना तो उसको बोलते हैं संवेद पेशीय अवस्था, और ये वस्तु स्थायित्व। ठीक है, उस चीज को सही मान लेना कि हाँ वास्तव में वो जो पक्षी उड़ रहा है वो उस मोबाइल को लेकर भाग गया, या फिर जो कुत्ता है वो उसको लेकर भाग गया, तो इस चीज को वो सच्चाई यानी कि सही मान लेता है, उसको बोलते हैं वस्तु स्थायित्व का भाव। और ये जो है वो संवेद पेशीय अवस्था संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की पहली अवस्था के अंदर जो ये गुण है वो पाया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका ए ऑप्शन सही होगा, संवेद पेशीय अवस्था। ठीक है, 0 से लेकर के 2 वर्ष तक। बढ़े आगे, देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि पियाजे के अनुसार, ठीक है, सूचना प्रक्रियाकरण। देखो सूचना प्रक्रियाकरण, ठीक है, सूचना प्रक्रियाकरण की कौन सी विधि जो है वो स्कीमा का निर्माण करती है। अब देखो, ठीक है, पियाजे के अनुसार सूचना प्रक्रियाकरण की, ठीक है, कौन सी जो विधि है वो स्कीमा का निर्माण करती है। ठीक है, ऑप्शन ए पूछताछ, ऑप्शन बी अभिरचना, ऑप्शन सी विचार विमर्श, ऑप्शन डी समायोजन। सबसे पहली चीज साथियों, सबसे पहली चीज ये है कि स्कीमा कहते हैं किसको है। ठीक है, स्कीमा जो है वो किसको कहती है, किसी भी वस्तु को देखने के बाद में, किसी भी वस्तु को देखने के बाद में आपके मस्तिष्क के अंदर, ठीक है, आपके मस्तिष्क के अंदर उस वस्तु की एक थीम बनती है, उस वस्तु की एक चित्र बनता है, उस वस्तु का एक इमेज बनता है, उसको बोलते हैं क्या, स्कीमा। किसी भी वस्तु को देखने के बाद में, ठीक है, उस वस्तु के प्रति या फिर किसी भी वस्तु को सोचने के बाद में उस वस्तु का आपके मस्तिष्क के अंदर एक इमेज बनता है, एक चित्र बनता है, तो उसको बोलते हैं स्कीमा। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पर नाम लेता हूँ बिल्ली का, ठीक है, बिल्ली का नाम लेते ही आपके मस्तिष्क के अंदर एक बिल्ली का चित्र बन जाता है अपने आप। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्कीमा। किसी भी वस्तु को देखने के बाद में
मानसिक यानी कि मस्तिष्क की जो संरचना होती है उसके अंदर उस वस्तु का इमेज बन जाता है, उसको बोलते हैं स्कीमा। ठीक है, तो सूचना प्रक्रियाकरण की कौन सी विधि जो है वो स्कीमा का निर्माण करती है, तो ये करती है समायोजन। ठीक है, कौन सी? समायोजन की जो विधि है ये स्कीमा का निर्माण करती है। इस क्वेश्चन का आपका डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। सूचना प्रक्रियाकरण की समायोजन जो विधि है ये स्कीमा का निर्माण करती है। ठीक है, तो डी ऑप्शन हो गया सही। देखो अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है कि जीन पियाजे के अनुसार, ठीक है, किस अवस्था के अंदर स्मृति, अनुकरण और जिज्ञासा का विकास हो जाता है? ठीक है, जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था के अंदर स्मृति, अनुकरण और जिज्ञासा का विकास हो जाता है? ठीक है, देखो सबसे पहले संवेदी गामक अवस्था या फिर संवेदी पेशी अवस्था। ठीक है, टाइम पूछे तो हो जाएगा 0 से लेकर के 2 वर्ष तक का। उसके बाद में प्राक संक्रियात्मक अवस्था, दूसरी जो अवस्था है वो है प्राक संक्रियात्मक अवस्था, और ये जो अवस्था है वो होती है 2 से लेकर के 7 वर्ष तक। ठीक है, तीसरी जो अवस्था है साथियों, तीसरी जो अवस्था है वो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और ये होती है 7 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक, 7 से लेकर के 11 वर्ष तक। और चौथी जो अवस्था होती है वो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, और ये जो इसका जो टाइम पीरियड है वो है 11 वर्ष से लेकर के आगे 19 या फिर वयस्क अवस्था तक। ठीक है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, और ये जो अवस्था होती है ये 11 से लेकर के आगे जो है वो वयस्क अवस्था तक होती है। ठीक है, तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास दिया है। ठीक है, अवस्थाएं कितनी बताइए, तो वो बताइए कुल 4 अवस्था। पहली अवस्था की बात करें तो वो है संवेदी गामक अवस्था 0 से लेकर के 2 वर्ष तक। उसके बाद में सेकंड जो अवस्था है वो है प्राक संक्रियात्मक अवस्था, वो है 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक। ठीक है, तीसरी जो अवस्था है वो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि है 7 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक, और चौथी जो अवस्था है वो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से लेकर के आगे। अब इसके अंदर किस अवस्था में बालक जो है वो स्मृति, अनुकरण और जिज्ञासा का विकास होता है, तो वो होता है कौन सी अवस्था? पहली अवस्था यानी कि संवेद गामक अवस्था के अंदर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, संवेदी गामक अवस्था, जिसके अंदर एक बालक के अंदर स्मृति का, अनुकरण करने का, जैसे बड़े कर रहे हैं वैसा ही हम कर रहे हैं। जो छोटे बच्चे जो हैं वो बड़ों को देख करके सीखते हैं, तो उसको बोलते हैं अनुकरण। और जिज्ञासा, कुछ ना कुछ प्रश्न करने की जो प्रवृत्ति होती है वो पहली अवस्था यानी कि संवेदी गामक अवस्था के अंदर विकसित हो जाती है। ठीक है, इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आज की क्लास का देखो अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था जो है वो आत्म केंद्रित कहलाती है? अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था जो है वो आत्म केंद्रित अवस्था कहलाती है? आत्म केंद्रित का मतलब क्या होता है? आत्म केंद्रित का मतलब हो गया कि जो खुद का दृष्टिकोण, ठीक है, खुद का दृष्टिकोण या फिर खुद का जो एक आइडिया है, खुद का जो विचार है उसको ही सही मानना, उसको कहते हैं आत्म केंद्रित। आत्म केंद्रित भावना का या फिर आत्म केंद्रित का मतलब हो गया कि खुद का जो विचार है, खुद का जो दृष्टिकोण है उसी को जो है वो सही मानना, दूसरे को दृष्टिकोण को नहीं मानना। ठीक है, जैसा मैं कह रहा हूं बिल्कुल वैसा ही एग्जैक्ट सही है एकदम से। ठीक है, तो ये जो प्रवृत्ति है ये किस अवस्था के अंदर पाई जाती है साथियों? इस आत्म केंद्रित भावना की बात करें तो ये पाई जाती है प्राक संक्रियात्मक अवस्था के अंदर। ठीक है, कौन सी अवस्था? प्राक संक्रियात्मक अवस्था। और प्राक संक्रियात्मक अवस्था की बात करें तो ये होती है 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक। जो 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक का जो बालक होता है ना, ये आत्म केंद्रित होता है, यानी कि खुद का जो विचार है, खुद जो बातें सोच रहे हैं वो एकदम से सही है। ठीक है, दूसरों के दृष्टिकोण को नहीं मानता है प्राक संक्रियात्मक अवस्था के अंदर। और ये जो अवस्था है वो 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक होती है। ठीक है, खुद के विचार को ही सर्वश्रेष्ठ मानना। तो बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा इस क्लास का, इस प्रश्न का। और आज की क्लास का देखो अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है कि जीन पियाजे के अनुसार जीववाद की जो भावना जो है ये किस अवस्था के अंदर पाई जाती है? ठीक है, जीन पियाजे के अनुसार जीववाद की भावना जो है ये किस अवस्था के अंदर पाई जाती है? ठीक साथियों, देखो जीववाद को समझते हैं कि जीववाद क्या होता है। जीववाद का मतलब होता है कि किसी भी कोई भी निर्जीव वस्तु है, ठीक है, उसको क्या करना, उसको जो है वो सजीव समझना, किसी भी निर्जीव वस्तु को सजीव समझना। ठीक है, जैसे वो गाड़ी के अंदर बैठा है और मतलब ऐसे गाड़ी को जलती हुई देख लेता है, कभी कभार जो है वो गाड़ी को ऐसे जलती हुई देखता है, या फिर गाड़ी का कोई एक्सीडेंट हुआ देख लेता है, तो वो कहता है बेचारी को जो है वो कितना बुरी तरीके से इसको मारा है।
ठीक है, वो हर वस्तु को जो है वो सजीव समझता है और उसके अंदर दया का भाव जो है वो दिखाता है, तो उसको हम बोलते हैं जीववाद। ठीक है, सूर्य जो है वो आज उदास है। अब सूर्य कैसे उदास हो सकता है, लेकिन वो बच्चा जो है वो मानता है कि सूर्य जो है वो सजीव है और सूर्य जो है वो आज उदास है। ठीक है, तो जीववाद की भावना की बात करें और आत्म केंद्रित, मैंने आपको बताया कौन सी, आत्म केंद्रित भाई। ठीक है, मतलब खुद के विचार को सर्वश्रेष्ठ मानना, तो आपसे जीववाद पूछें या फिर आपसे आत्म केंद्रित पूछें तो ध्यान रहे कौन सी अवस्था हो जाएगी, तो वो अपनी हो जाएगी प्राक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, जो कि कितने वर्ष थे अपने 2 वर्ष से, सॉरी 0 नहीं है 2 है। ठीक है, 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष का जो टाइम पीरियड होता है उसको बोलते हैं प्राक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, इसके अंदर जीववाद की प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है, निर्जीव वस्तुएं उनको सजीव समझना। ठीक है, और आत्म केंद्रित की जो भावना है वो पाई जाती है। ठीक है, खुद का जो विचार है उसको सर्वश्रेष्ठ समझना। ठीक है, तो ये होती है प्राक संक्रियात्मक अवस्था के अंदर और ये होती है 2 से लेकर के 7 वर्ष तक। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना जीववाद और आत्म केंद्रित। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला प्रश्न कह रहा है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार केंद्रीकरण की प्रवृत्ति जो है ये किस अवस्था के अंदर पाई जाती है। अब देखो केंद्रीकरण क्या होता है। ठीक है, सबसे पहली चीज ये समझिए कि केंद्रीकरण होता क्या है। केंद्रीकरण जो है वो किसको कहते हैं भाई, केंद्रीकरण का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु के अंदर, ठीक है, वो उसको जो है वो नहीं पता चलता है कि कौन सी वस्तु के अंदर है, मतलब कौन सा द्रव्य जो है वो ज्यादा है और कौन सा कम है। इस चीज को ऐसे समझते हैं, जैसे एक बालक को इस प्रकार की एक बड़ी गिलास है। ठीक है, उसके अंदर जो है वो दूध भरकर दिया जाता है इस प्रकार से। ठीक है, दूध जो है वो इस गिलास के अंदर दे दिया जाता है और इस गिलास की लंबाई जो है वो अधिक है। ठीक है, और उसी बालक को एक बड़े बर्तन में, इस प्रकार से एक चौड़ा बर्तन है, ये लंबा है और ये जो बर्तन है ये अपना चौड़ा है, इसके अंदर जो है वो दूध भरा हुआ इस प्रकार से। दोनों में से बच्चे को, अगर आपसे आप जब है वो दोनों में से बच्चे को पूछोगे कि आप, जो बच्चा है उसको कहोगे कि आप जो है वो इनमें से कौन सा लोगे, तो बच्चा जो है इसको सेलेक्ट करेगा, कभी भी जो है इसको सेलेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि उसको जो है वो इसके अंदर केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है, उसके अंदर लंबाई चौड़ाई और द्रव्यमान इनका जो ज्ञान होता है वो उस बच्चे को नहीं होता है और उसके अंदर जो है वो केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है, वो देखता है कि अगर ये लंबा है तो ये जो है वो इसके अंदर ज्यादा है। ठीक है, इसलिए वो जो है वो इस ग्लास को सेलेक्ट करेगा। ठीक है, तो इसका इसका इसको हम बोलते हैं केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति। ठीक है, और ये केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति जो है ये पाई जाती है प्राक संक्रियात्मक अवस्था के अंदर। ठीक है, तो केंद्रीकरण हो गया। ठीक है, जीववाद हो गया और इसके अलावा आत्म केंद्रित की भावना होगी। ये सभी जो है वो प्राक संक्रियात्मक अवस्था के अंदर पाई जाती है। ये सारे क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं और ये होती है अपनी कितनी 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक। ठीक है, तो ये होगी 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक। तो ये होगी केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति। जीववाद मतलब निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझना। ठीक है, आत्म केंद्रित खुद के विचार को सर्वश्रेष्ठ मानना, ये सारी जो विशेषताएं है ना ये प्राक संक्रियात्मक अवस्था की। ठीक है, बढ़े आगे देखो अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न कह रहा है कि जीन पियाजे के अनुसार, ठीक है, एक बालक जो है वो मानसिक क्रियाएं प्रारंभ करता है। अब देखो मानसिक क्रियाएं क्या होती है समझना ध्यान से। मानसिक क्रिया का मतलब होता है कि जोड़ना, ठीक है, घटाना, गुणा करना और भाग करना। ठीक है, तो ये होगी क्या अपनी जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना, इसको हम बोलते हैं ये मानसिक क्रिया है। ठीक है, जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना और भाग देना, ये सभी जो है वो मानसिक क्रिया हैं। तो इनका प्रारंभ जो है वो बच्चा किस अवस्था के अंदर करता है साथियों, इसका प्रारंभ करेगा प्राक संक्रियात्मक अवस्था के अंदर। और ये प्राक संक्रिया अवस्था जो होती है ये होती है 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक। अब देखो ध्यान से समझना, जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना, ठीक है, इनका प्रारंभ कर देता है प्राक संक्रियात्मक अवस्था के अंदर। लेकिन ध्यान रहे, लेकिन समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे बच्चे को जो है वो इसकी नियमों के बारे में समझ जो है वो नहीं होती है। ठीक है, नियमों का ज्ञान जो है वो नहीं होता है। देखो मानसिक जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ तो कर देगा कौन सी अवस्था में, प्राक संक्रियात्मक अवस्था के अंदर, लेकिन इसके बारे में नियमों को लेकर जो है वो इसको ज्ञान जो है वो नहीं होता है। बाकी जो मानसिक क्रियाएं हैं ये अपनी प्राक संक्रियात्मक अवस्था जो कि 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक होती है तो उसके अंदर प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न कह रहा है कि जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था के अंदर अन्न पलटन का दोष पाया जाता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अन्न पलटन का दोष पाया जाता है।
ठीक है। जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था के अंदर अन्न पलटन का दोष जो है वो पाया जाता है। साथियों, अन्न पलटन की बात करें तो अन्न पलटन होता क्या है? सबसे पहले अगर एक बच्चे को पूछा जाता है कि ये एक बच्चे का घर है और ये माना कि उसका स्कूल है। जब बच्चा स्कूल के अंदर आता है तो टीचर जो है वो उसको पूछता है कि आपके घर से आपके विद्यालय के बीच की जो दूरी है वो कितनी है। अब बच्चा बताएगा कि भाई 5 किलोमीटर है। कितनी है? 5 किलोमीटर है। ठीक है। अब टीचर जो है वो उससे पूछता है कि तो अगर आपके घर से, भाई ये घर है इसका, ठीक है, घर से विद्यालय की दूरी 5 किलोमीटर है, ठीक है, तो आपके विद्यालय से घर की दूरी कितनी है? अब भाई दूरी तो वही रहेगी। अब घर से विद्यालय की 5 है तो विद्यालय से घर की 5 रहेगी, लेकिन बच्चा जो है वो इसको नहीं बता पाएगा। ठीक है। वो ये सोचेगा कि घर से तो विद्यालय की 5 है, लेकिन विद्यालय से घर की कितनी है? ठीक है। तो अनपलटन मतलब क्या होता है कि बच्चा जो है वो रिवर्स नहीं सोच पाता है, रिवर्स के बारे में नहीं सोच पाता है, यानी कि उल्टा जो है वो वापस अगर बैक करेंगे तो बैक के बारे में वो जो है वो नहीं सोच पाता है। ये होती है अनपलटन का दोष, और ये जो है ये प्राक संक्रियात्मक अवस्था की एक विशेषता है। और ये भी जो है वो 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष की जो अवस्था होती है उसके अंदर पाया जाता है अनपलटन का दोष, यानी कि प्राक संक्रियात्मक अवस्था के अंदर। ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न कह रहा है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में संरक्षण की समझ विकसित हो जाती है? तो ये साथियों संरक्षण की जो समझ है, लंबाई है, ऊंचाई है, ठीक है, इसको हम संरक्षण बोलते हैं। और ये जो समझ है ये कौन सी अवस्था? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंदर हो जाती है। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात करें तो ये 7 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक होती है। ठीक है। तो संरक्षण की समझ मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से लेकर के 11 तक। ठीक है। मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।